नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। आपने देखा होगा कि उन्हीं प्रश्नों में से आपको बहुत से क्वेश्चन सामाजिक के पेपर में देखने को मिले। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों से आपको परीक्षा के अंदर कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखते हैं। पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, उपचयन व अपचयन में क्या बताओ, अंतर बताओ। देखो, उपचयन और अपचयन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, O2 का जुड़ना आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण बोल दो या उसको अपचयन उपचयन बोल दो। किसी पदार्थ से H2 का निकलना, यानी H2 कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ H2 निकल रहा है और O2 क्या हो रहा है, उसमें जुड़ रहा है। तो O2 का जुड़ना और आपके हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2HBr प्लस H2HBr बराबर है आपके H2 प्लस Br2। ऐसे आपको दिया हुआ है Cu प्लस O2 मिलके क्या बनता है आपका Cu। संतुलित किया तो बनेगा इसका 2Cu प्लस O2 बना आपके 2Cu। इसी प्रकार अपन देखते हैं अपचयन किसी पदार्थ में O2 का निकलना या O2 की कमी हो, वो क्या कहलाता है आपका अपचयन। यानी O2 की क्या हो, इसके अंदर कमी हो, O2 की कमी हो, वो क्या कहलाता है आपका अपचयन कहलाते हैं। या किसी पदार्थ में H2 का जुड़ना क्या कहलाता है आपका अपचयन। जैसे आपके आ गया N2 प्लस 3H2 बना आपका 2NH3, क्या बना 3NH3। आगे है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन श्वसन कहते हैं, क्योंकि इससे ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसलिए इसे क्या उनसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। देखो, ऊष्माक्षेपी का मतलब ही होता है उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन, मतलब आपका उत्सर्जन होना, ऊर्जा का उत्सर्जन। किसी भी यदि अभिक्रिया में यदि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे, निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाए। पहले बताना है अपन को संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, उस संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केवल एक उत्पाद बनाते हैं। इसे कौन सा भी कहते हैं, संयोजन या योगात्मक। जैसे C+O2 क्या बनता है आपका CO2। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन का मतलब ही क्या होता है आपका, विस्थापित कर देता है। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4, इसमें क्या होगा, आपका Zn है वो Cu को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ZnSO4 प्लस क्या बन गया आपका Cu बन गया। अगला है अपने रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व रेडॉक्स दोनों क्या हो, साथ साथ हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ZNO प्लस Cu, तो क्या बना Zn प्लस Cu। अगला है अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का क्या उत्सर्जन हो,
या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, मतलब ऊष्मा का शोषण हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं अपन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसे अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, विरंजक चूर्ण के कोई 3 उपयोग बताओ। देखो विरंजक चूर्णों का सूत्र होता है आपके पास CaOCl2, 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 याद कर लेना, परीक्षा में आ सकता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखो तो क्या होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र आपका CaOCl2। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। प्राप्त करने की विधि है, सूक्ष्म बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण। यानी शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस अपन ने प्रवाहित की तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। जैसे CaOH2, आपका CaOH2 किसका है, बुझे हुए चूने का सूत्र है, उसमें Cl2 प्रवाहित किया तो क्या बना, CaOCl2 प्लस H2। इसका उपयोग है पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करना, रोगाणुनाशी बनाना, उपयोग उद्योगों में उपचाय के रूप में, वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजक के लिए। पहला है, याद कर लेना, पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में या रोगाणुनाशक के रूप में, उद्योगों में उपचाय के रूप में, वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद कर लेना इस पर्सन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे, आपको दिया गया निम्न के रासायनिक सूत्र तथा 3 उपयोग बताए। जैसे बैंकिंग सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है बैंकिंग सोडा, चाहे कंपटीशन की दृष्टि से देख लो, चाहे अभी 10th के एग्जाम की दृष्टि से देखो। आपका पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। होता है NaCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे आपका ऐसा होता है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, एंटीसिड के रूप में, सोडा अम्ल के अग्निशामक के रूप में। अगला है धावन सोडा, जिसे कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं। आपके Na2CO3.10H2O, तो क्या है, कागज, साबुन व कागज उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, जल की स्थायी कठोरता में किसका उपयोग होता है, आपका धावन सोडा का उपयोग होता है। अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का होता है आपका NaOH, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका होता है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो साबुन और अपवर्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है, आपका कास्टिक सोडा का। कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर में इसका उपयोग होता है। धातुओं से ग्रीस हटाने के अंदर किसका प्रयोग होता है, आपका NaOH का प्रयोग होता है, याद करना। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपसे पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, जो आपका रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा, ध्यान रखना, CaSO4.12H2O, याद कर लेना, CaSO4.1/2 आपका H2, ये किसका सूत्र होता है, आपका कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। देखो इसका काम होता है मूर्तियां व सजावटी सामान बनाने में। अगला है टूटी हड्डियों को जोड़ने में। इससे अगला है घरों की सतह को चिकनी बनाने में किसका प्रयोग होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप POP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, POP। जैसे हाथ पे प्लास्टर बनते हैं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर वो किसका बनता है, POP का बनता है। अगला है अपना उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिए। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्या होता है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाते हैं। कौन सा कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। 2 एग्जाम्पल आपसे पूछा हुआ तो आप देख देना, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला है अपना भर्जन तथा निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए। तो भर्जन तथा निस्तापन को क्या बताना है अपन को, उदाहरण सहित समझाना। जैसे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जिस सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, भर्जन कहते हैं। जिससे ZNS प्लस 3O2 क्या बना, 2ZNO प्लस 2SO2। अगला है आपको कार्बोनेट एक्स को सीमित अयस्क
में सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड परिवर्तित हो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, निस्तापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका ZnCO3 बनता है आपका ZnO प्लस CO2, ये आपका गैस बनता है, ये आपका बन गया ठोस बन गया। अगला है अपने थर्मिट अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित। थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले है थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है। कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्मा सोती होती है, इसमें उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में भी प्राप्त होती। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। देखो पहली चीज है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, मतलब उष्मा का उत्सर्जन करती है। उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा का उत्सर्जन करती है। उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं क्या होती है आपको गलित अवस्था में, मतलब पिघली हुई प्राप्त होती है, द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। जैसे Fe2O3 का क्रिया करवाया अपन ने 2Al से, तो क्या बना 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। आयरन थर्ड हुआ आपका ऑक्साइड Fe2 के साथ एल्यूमिनियम के बजाय करें, रेल की पटरी, मशीन पुर्जों की दरारें जोड़ने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए, लोहे को जंग से बचाने के 4 तरीके इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान कर लेना। लोहे को किससे बचाने पे, जंग के बचाने की। लोहे पर पेन या ग्रीस लगाकर, देखो लोहे पर ग्रीस लगा दो तो ग्रीस से आपको क्या लेंगे, जंग नहीं आएगा। लोहे में इस बार जस्ते की परिचय, इसको आपने बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी पारे की जस्ते की क्या चढ़ा दो, उसके अंदर परत चढ़ा दो तो उसको क्या होता है, यश देलपन। क्रोमियम लेपन एनोडीकरण द्वारा लोहे के साथ अन्य पदार्थ मिश्रित करके भी अपन क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचा सकते हैं। अगला है अपना निम्न को समझाइए, इसे गैंग, एनोड, पंख और अयस्क। गैंग क्या होता है, पहला चीज है गैंग क्या होता है। ऐसी परिभाषा है आपको सामाजिक के पेपर में देखने को मिलेगी, जो एक एक नंबर की होगी। जैसे 4 नंबर का प्रश्न आएगा वो टुकड़ों के अंदर आएगा। विज्ञान का यही है कि टुकड़ों के अंदर आएगा, तो आपको हर छोटे छोटे प्रश्न को गाढ़ा अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, उन्हीं से आपको प्रश्न मिलेगा। जैसे गैंग है, खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। खनिज अयस्कों में क्या होती है, मिट्टी, रेत आदि जैसे क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है। उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं अपन, गैंग कहते हैं। एनोड पंख, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघटन के समय अविलेय अशुद्धियाँ होती है जो एनोड के तली में बैठ जाती है, एनोड पंख कहते हैं। मतलब क्या होता है आपका विद्युत अपघटन परिष्करण होता है, उसमें विद्युत अपघटन के समय जो अशुद्धियाँ होती है विलेय, वो क्या होते हैं, एनोड के पास जाके जम जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, एनोड पंख कहते हैं। अयस्क, जिन पदार्थों, जिन खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उनको निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को क्या कहते हैं अपन, अयस्क कहते हैं। अगला प्रश्न है साबुन और अपमार्जक में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। साबुन और आपका अपमार्जक क्या कहते हैं, साबुन अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले, आपका है साबुन क्या है, लंबी श्रृंखला वाले साबुन, आपका लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं अपन, लवण होते हैं। साबुन कठोर जल में क्या नहीं देता है, झाग नहीं देता है। जो आपका खारा पानी होता है, खारा पानी में ये आपका साबुन क्या नहीं देता है, झाग नहीं देता है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। याद कर लेना। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं, जो साबुन कठोर जल में क्या नहीं देते हैं, झाग नहीं देते हैं। साबुन वनस्पति तेल जंतु वसा से बनाया जाता है। साबुन जल प्रदूषण नहीं फैलता है, साबुन से क्या नहीं फैलता है, जल प्रदूषण नहीं फैलता है। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर जल में भी क्या देता है, झाग देता है। अपमार्जक संश्लेषित हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या होता है, जल प्रदूषण फैलता है। लास्ट 2 प्रश्न है अपने, हीरा व ग्रेफाइट में 2 गुण बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट में क्या बताना है अपन को, 2। हीरा सर्वाधिक कठोर होता है, सबको जानते हैं हीरा क्या होता है, सबसे सर्वाधिक कठोर होता है। ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट चिकना में पिघलशील होता है। आपने देखा होगा पेंसिल में जो ब्लैक लिखते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है आपका। अगला है समजातीय श्रेणी, क्या उदाहरण से समझाइए। तो पहली बात, समजातीय श्रेणी क्या है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित
कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोकार्बन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। यानी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखो जो हीरा और ग्रेफाइट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्वेश्चन मिल सकता है आपको परीक्षा के अंदर। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।